हेलो बच्चों, जय श्री कृष्ण, जय श्री नारायण, राधे राधे। बच्चों, जैसा कि हमारा चैप्टर नंबर 3 कंप्लीट हो चुका है। क्लास 10th की बात कर रहा हूँ मैं। क्लास 10th में चैप्टर नंबर 3 हमारा कंप्लीट हो चुका है। तो इससे रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चंस लेकर आए हैं। आज एमसीक्यू क्वेश्चंस हैं, तो मैं कोशिश करूंगा मैक्सिमम क्वेश्चंस आज आपको कराऊं। और इसके बाद आप हमारी ये वर्कशीट हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। साथ के साथ डिस्क्रिप्शन में भी इसका लिंक दिया है और टेलीग्राम चैनल का भी लिंक दिया होगा। आप कहीं पर भी जाकर टेलीग्राम चैनल को फॉलो कर लें, बेसिकली सब्सक्राइब कर लें उसे, और वहाँ पर जो भी हमारी लेटेस्ट वीडियो आती है हम उसका लिंक जरूर भेजते हैं। साथ के साथ हम अपने सारे नोट्स, सारे जो वर्कशीट्स हैं वो टेलीग्राम चैनल पर पोस्ट करते हैं। आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं और उनको हमारे साथ ही इस वीडियो के साथ आप सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए देर ना करते हो, हम स्टार्ट करते हैं हमारे आज की क्लास। इस क्लास के अंदर हम कोशिश करेंगे कि एमसीक्यू क्वेश्चंस को कंप्लीट करें, चैप्टर नंबर 3। तो स्टार्ट करते हैं। चलिए, क्वेश्चन, हमारी जितने भी क्वेश्चंस हैं वो सारे एमसीक्यू होने वाले हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा फर्स्ट क्वेश्चन हमारा थ्योरेटिकल क्वेश्चन है बच्चों। फर्स्ट क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, व्हाट इज द सिस्टम ऑफ साइमल्टेनियस इक्वेशन called? What is the system of simultaneous equation called if its graph has intersecting line? If its graph has intersecting lines, मतलब कि सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को क्या कहा जाएगा अगर उनका ग्राफ जो है वो उसमें इंटरसेक्टिंग लाइंस हो, यानी कि ये दोनों लाइंस इस तरीके से हो। तो ऑप्शन है हमारे, पहला ऑप्शन है इनकंसिस्टेंट सिस्टम। ए ऑप्शन हमारा इनकंसिस्टेंट है। बी हमारा कंसिस्टेंट सिस्टम। सी हमारा डिपेंडेंट सिस्टम और डी हमारा इंडिपेंडेंट सिस्टम। तो बच्चों, ऐसी सिचुएशन में तो मुझे एक ही चीज समझ आती है, हमारा बी ऑप्शन, यानी कि कंसिस्टेंट सिस्टम। कंसिस्टेंट सिस्टम हमारा बिल्कुल सही आंसर है। सबसे पहले तो ये दोनों लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है, यानी कि कौन सा सॉल्यूशन है? यूनिक सॉल्यूशन। कौन सा सॉल्यूशन है? यूनिक सॉल्यूशन। अब यूनिक सॉल्यूशन में डेफिनेटली लाइंस, क्योंकि सॉल्यूशन है तो कंसिस्टेंट होंगी। यहाँ से एक चीज तो समझ आ जाती है कि कंसिस्टेंट लाइंस हैं। कंसिस्टेंट मतलब सॉल्वेबल लाइंस हैं, इसका मतलब है इनका सॉल्यूशन निकाला जा सकता है। ठीक है। दूसरा हमें ये समझ आ सकता है, इनकंसिस्टेंट वाला तो ए ऑप्शन था हमारा, बिल्कुल नील हो गया यहाँ पर क्योंकि कंसिस्टेंट लाइंस आ गई। दूसरा डिपेंडेंट सिस्टम। डिपेंडेंट सिस्टम वो होता है जिसमें एक लाइन का ग्राफ दूसरी लाइन के ग्राफ के ऊपर से ही गुजरता है, यानी कोइंसिडेंट लाइंस जो होती हैं वो डिपेंडेंट लाइंस होती हैं। इंडिपेंडेंट लाइंस बेसिकली पैरेलल लाइंस होती हैं। ठीक है, तो जाहिर सी बात है ना तो इसका आंसर डिपेंडेंट हो सकता है क्योंकि कोइंसिडेंट लाइंस नहीं है, ना इसका आंसर इंडिपेंडेंट हो सकता है क्योंकि पैरेलल लाइंस नहीं है। और तीसरा वाला जो पहले वाला ऑप्शन है इनकंसिस्टेंट, वो तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ पर क्या है? कंसिस्टेंट लाइंस है। हाँ, डिपेंडेंट सिस्टम में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है क्योंकि डिपेंडेंट में भी कौन से सॉल्यूशंस होते हैं? डिपेंडेंट सिस्टम में भी कौन से सॉल्यूशन होते हैं? डिपेंडेंट सिस्टम में भी कंसिस्टेंट होती हैं लाइंस। ठीक है, कंसिस्टेंट लाइंस होती हैं। लेकिन यहाँ प्रॉब्लम क्या है कि क्वेश्चन में हमें गिवन है कि लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं, इसीलिए ये डिपेंडेंट वाला पोर्शन नहीं हो सकता। तो बच्चों, मुझे समझ आया है कि आप लोगों को चारों ऑप्शन में से बी ही ऑप्शन इसका क्यों सही है वो मैंने अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश करी है। चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 2 है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के 3 into k minus 1 x plus 4y is equal to 24 and 15 x plus 20y is equal to 8 k plus 13 have infinite solution। किन वैल्यूज के लिए इनमें इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे? तो सबसे पहले काम करते हैं बच्चों, a1 हमारा कितना होगा? इनफाइनाइट के लिए वैल्यू वो लिखते हैं, कंडीशन लिखते हैं। बहुत हो गया आपको a1 a2 a3 करते करके समझाते हुए। फॉर इनफाइनाइट सॉल्यूशन, इनफाइनाइट सॉल्यूशन में क्या होता है? a1 अपॉन a2 बराबर होता है b1 अपॉन b2
बराबर होता है C1/C2। ठीक है, A1 की वैल्यू क्या है हमारे पास, देखें 3 इंटू के माइनस वन, 3 इंटू के माइनस वन हमारी A1 की वैल्यू है। A2 कितना है 15, बराबर B1 हमारे पास 4 है, B2 हमारे पास 20 है, C1 हमारे पास 24 है और C2 हमारे पास 8 टाइम्स K प्लस 13। ये सारी वैल्यूज। चलिए बच्चों पहले तो इन्हीं में सॉल्व कर देते हैं। 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, 4 1 जा 4, 4 5 जा 20, 8 के 24, तो ये आ जाएगा 1/5 इंटू के माइनस वन, 1/5 इज इक्वल टू 3 इंटू के प्लस 13। ये सारी वैल्यूज आ जाती है। ठीक है, अब एक काम करते हैं, इनफाइनाइट सॉल्यूशन है, इन दोनों को एक साथ लेते हैं, इन दोनों को एक साथ लेते हैं, साथ के साथ इन दोनों को एक साथ लेते हैं। दो अलग अलग वैल्यूज निकलेगी, देखते हैं क्या होता है। 1/5 इसके साथ लेते हैं, 1/5 इज इक्वल टू 3 टाइम्स के प्लस 13, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए। ये भी देख सकते हैं 5 से 5 कैंसिल, के माइनस वन इज इक्वल टू 1, के इज इक्वल टू 2। ये आ गया आंसर हमारे पास, एक तरफ से आया के इज इक्वल टू 2। ये हो जाएगा हमारा के प्लस 13 और 5 दिया 15, तो के इज इक्वल टू 15 माइनस 13, यानी कितना आया आंसर के। दोनों तरफ से हमारी वैल्यू आ गई के, और के कौन सा ऑप्शन गिवन है हमें, के इज इक्वल टू 2 हमें डी ऑप्शन गिवन है बच्चों, तो हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। चलिए बच्चों एक काम करें, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। चलें नेक्स्ट करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में बच्चे कहता है, व्हाट इज द नेचर ऑफ द ग्राफ ऑफ डिपेंडेंट सिस्टम। मैंने अभी बताया था डिपेंडेंट सिस्टम का क्या मतलब होता है। व्हाट इज द नेचर ऑफ द ग्राफ ऑफ डिपेंडेंट सिस्टम, डिपेंडेंट सिस्टम। बच्चों मैंने डिपेंडेंट सिस्टम के बारे में बताया था कि जब लाइंस का ग्राफ एक के कोइंसिडेंट होता है, यानी कोइंसिडेंट लाइंस होती है, तब हम कह सकते हैं कि डिपेंडेंट सिस्टम है। तो ऑप्शंस हैं, ए पैरेलल लाइंस हैं, बी परपेंडिकुलर लाइंस, सी इंटरसेक्टिंग लाइंस, डी कोइंसिडेंट लाइंस। तो हमारा डी ऑप्शन ठीक है, कोइंसिडेंट लाइंस। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। व्हाट इज द नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। तो लीनियर इक्वेशन हमें दे रखा है 4p माइनस 6q इज इक्वल टू प्लस 18 इज इक्वल टू 0, 2p माइनस 3q प्लस 9 इज इक्वल टू 0। तो हमें नंबर ऑफ सॉल्यूशंस बताने हैं बच्चों। नंबर ऑफ सॉल्यूशन वही सेम चीज होती है कि यूनिक सॉल्यूशन होगा, वन सॉल्यूशन होगा, यूनिक सॉल्यूशन, इनफाइनाइट सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन, यही नंबर ऑफ सॉल्यूशंस है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, a1/a2 निकालते हैं सबसे पहले। a1 हमारे पास 4 है, a2 हमारे पास 2 है, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, आ गया 2। a1/a2 हमारे पास 2 आ गया। b1/b2 निकालते हैं बच्चों, -6 -3, ये भी आ गया हमारे पास 2/1। c1/c2 निकालते हैं, 18/9, 9 दूनी 18 यानी 2/1 आ गया। तो बच्चों हम देखते हैं a1/a2 बराबर है b1/b2 के, और ये बराबर है हमारा c1/c2 के। इसका मतलब क्या हुआ, तीनों आपस में बराबर हैं। दिस इम्प्लाइज a1/a2 बराबर है b1/b2 के, बराबर है c1/c2 के। तो इसमें बच्चे डी ऑप्शन गिवन है आपको, बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। ठीक है, कैसे सॉल्यूशंस हैं, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस हैं। चलें
आप बच्चे जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। चलें, क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। मुझे लगता है थोड़ा अच्छा लग रहा होगा आपको, क्योंकि चैप्टर कंप्लीट हो चुका है तो क्वेश्चंस करने में थोड़ा सा इजी लगता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। कहता है पी क्यू is the solution of the equation plus t minus x and इस इक्वेशन और दूसरी है बी एक्स प्लस ए वाई प्लस एस माइनस आर, देन विच ऑफ द फॉलोइंग मस्ट बी ट्रू। तो हमें रिलेशन गिवन है, ए हमारे पास है 2r इज इक्वल टू एस प्लस टी, बी हमारे पास है 2t इज इक्वल टू आर प्लस एस, सी हमारे पास है 2s इज इक्वल टू आर प्लस टी, और डी हमारे पास है आर प्लस एस प्लस टी इज इक्वल टू। दीज आर दी 4 रिलेशंस। कहता है अगर पी क्यू इन दोनों इक्वेशंस के सॉल्यूशन है तो इनमें से कौन सा रिलेशन ठीक है। एक काम करते हैं, पी क्यू को पहले इसमें डाल देते हैं, देखते हैं क्या होता है, क्योंकि सॉल्यूशन है तो सेटिस्फाई भी तो करेगा ना बच्चों। तो ए इंटू पी बी इंटू क्यू टी माइनस एस बराबर 0। अच्छा पी पी है, पी क्यू नहीं है बेटा, पी पी है ये, पी पी इज द सॉल्यूशन। तो यहाँ क्यू की जगह हम रखेंगे पी। तो एक काम करते हैं, पी कॉमन ले लेते हैं, हमारे पास आएगा ए प्लस बी इज इक्वल टू माइनस टी माइनस एस। पी की वैल्यू हमारे पास आ गई माइनस टी माइनस एस अपॉन में ए प्लस बी। ठीक है, अभी इसको और सॉल्व करेंगे, पहले इसमें वैल्यू डालते हैं, दूसरी वैल्यू इसमें भी हम पी पी डालें एट पी पी, तो हो जाएगा बी पी प्लस ए पी प्लस एस माइनस आर। अगर हम p कॉमन ले लें तो हमारे पास आएगा a प्लस बी बचेगा हमारे पास, और इसको उधर भेज देते हैं माइनस एस माइनस आर हो जाएगा। अच्छा p की वैल्यू हमने यहाँ निकाल रखी है t माइनस एस अपॉन ए प्लस बी, तो वैल्यू पुट कर देते हैं, इसको फर्स्ट ले लेते हैं, यहाँ वैल्यू पुट करते हैं माइनस टी माइनस एस अपॉन ए प्लस बी, और यहाँ पर भी आ गया a प्लस बी इज इक्वल टू माइनस एस माइनस आर। यहाँ लिखते हैं कहाँ से वैल्यू निकाली है हमने, फ्रॉम फर्स्ट, तो पहली इक्वेशन से वैल्यू ली हमने, उससे कैंसिल। अच्छा इस माइनस से माइनस कैंसिल, टी माइनस एस बराबर हो जाएगा एस माइनस आर। एक काम करते हैं, एस को इधर ले जाते हैं, आर को इधर ले आते हैं, तो टी प्लस आर एस प्लस एस यानी कितना है 2s इज इक्वल टू टी प्लस आर। देखें कोई है, हाँ ये रहा भाई, सी पार्ट बिल्कुल ठीक है, यानी सी इज द करेक्ट आंसर। ये रहा हमारा करेक्ट आंसर सी। तो बच्चों मुझे लगता है समझ आया होगा आपको, फिर एक बार देख लेते हैं। हमने पहली इक्वेशन को पी पर निकाला, यानी x की जगह और y की जगह p डाला। क्यों डाला, क्योंकि उसने दे रखा है कि p जो है इस इक्वेशन और इस इक्वेशन दोनों ही इक्वेशन का सॉल्यूशन है। तो सबसे पहले इस इक्वेशन में हमने p की वैल्यू p डालकर वैल्यू निकाली p की। इस वैल्यू को हमने सेकंड इक्वेशन में जब p डाला तो फिर p की वैल्यू उधर डालकर हमने एक रिलेशन निकाला, तो हमारे सामने आया कि 2s इज इक्वल टू 2 प्लस आर है। तो बच्चे ये तो स्टार्टिंग के 5 क्वेश्चंस बहुत आसानी से हो गए होंगे सॉल्व आई गेस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना छठा क्वेश्चन, लेकिन उससे पहले आप ले लीजिए इसका स्क्रीनशॉट।
चलिए स्टार्ट करते हैं अपना 6th क्वेश्चन। सिक्स क्वेश्चन हमारा एमसीक्यू क्वेश्चन है। कहता है, इसमें मैं ऑप्शंस लिख देता हूं आपको। ए हमारा 16 है, बी हमारा 12 है, सी हमारा है 14 और डी हमारा है 6। सब ईयर्स में बात हो रही है। चलिए ये तो ऑप्शन थे इसके। कहता फादर सेड टू हिज सन, एक पिता अपने पुत्र से कहता है, द सम ऑफ आवर प्रेजेंट एजेस इज ट्वाइस, द सम ऑफ आवर प्रेजेंट एजेस इज ट्वाइस माई एज 12 years ago. The sum of our present ages is twice my age 12 years ago. यानी कि हमारी दोनों की प्रेजेंट एज का जो सम है वो मेरी एज जो 12 साल पहले थी उसका दुगना है। तो सबसे पहला तो काम यही करते हैं कि एज्यूम करते हैं, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ फादर इज इक्वल टू x years, his son is equal to y years। ठीक है, फादर्स एज 12 years ago, 12 साल पहले पिताजी की एज कितनी रही होगी? x - 12 रही होगी। एंड 9 years hence, और 9 साल बाद, द सम ऑफ आवर एजेस विल बी ट्वाइस माई एज 14 years ago, और 9 साल बाद हमारी एज का जो सम है वो थ्राइस होगा, 3 गुना होगा मेरी उस एज की जो 14 साल पहले थी। व्हाट इज हिज सन्स प्रेजेंट एज, तो सन की प्रेजेंट एज क्या है? तो पहले तो इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। उसने कहा था कि फादर की एज और सन की एज दोनों को अगर हम ऐड करें तो वो 12 टाइम्स होगी फादर की एज की। फादर्स एज 12 years ago, ये बोलता है 12 साल पहले जो पिता की एज थी उसके 12 टाइम्स होगी, नहीं ट्वाइस होगी, सॉरी, उसके ट्वाइस होगी 12 years ago। ठीक है, फादर की एज कितनी है भाई? x, सन y का है 2, और ये हो जाएगा x - 12। सॉल्व करते हैं, 2x - 24 x + y, हो जाएगा -x + y इज इक्वल टू -24। दिस इज आवर फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है जी, कहता है 9 years hence, फादर्स एज इज इक्वल टू x + 9 years, सन्स एज y + 9 years। कहता क्या, क्वेश्चन क्या है? अच्छा, फादर्स एज 14 years ago, x - 14। ठीक है, ओके। क्वेश्चन कहता है 9 years hence the sum of our ages, 9 साल बाद हमारी एजेस का सम थ्राइस होगा माई एज 14 years ago। यानी कि हम दोनों की एजेस का जो सम है, देखो भाई x + 9 + y + 9, ये 14 टाइम्स, ये थ्राइस होगा मतलब 3 गुना होगा
मेरी एज के जो 14 साल पहले थे, तो पिता की एज 14 साल पहले x माइनस 14 रही होगी, उसका 3 गुना इन दोनों की एज के सम के बराबर होगा। ठीक है, तो निकालते हैं जरा, x प्लस वाई 9 और 9 18, 3x माइनस 42। एक काम करते हैं बच्चों, 3x को इधर भेजते हैं तो बचेगा माइनस 2x प्लस वाई, और 18 को इधर भेज देते हैं, माइनस 42 माइनस 18, यानी माइनस 60 हो गया, माइनस 2x प्लस वाई। इसको ले लेते हैं सेकेंड, ये हमारी सेकेंड इक्वेशन हो गई। सॉल्विंग फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन, इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। तो जाएगा माइनस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू माइनस 24 माइनस 2x प्लस वाई इज इक्वल टू माइनस 60। सॉल्व करते प्लस हो जाएगा, ये माइनस और ये प्लस, ये आंसर यहाँ बचा है x, और इसको ऐड करेंगे आएगा, देखो 10 में से 4 गए 6 बचे, और यहाँ कितना बचा 5, 5 में से 2 गए 3 बचे, 36 है। x की वैल्यू आ गई 36, पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1 में पुट कर दीजिए। x कितना है हमारा, माइनस 36 हो गया, प्लस वाई इज इक्वल टू माइनस 24। तो बच्चों ये थी हमारी फर्स्ट इक्वेशन, हमने x की वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन में पुट करी है, वैल्यू को उधर लेके जाते हैं, माइनस 24 प्लस 36 कितना आया, 12 आ गया, यानी y इज इक्वल टू आ गया हमारा 12 ईयर। ये y क्या था, सन की एज थी, तो सन जो है यानी कि जो उसका पुत्र है, जो बेटा है उसका, वो 12 साल का है, और 12 साल कहाँ पर है, बी ऑप्शन पर, यानी हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। तो बच्चों मुझे लगता है आपको समझ आएगा, सवाल थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड था, लेकिन कॉम्प्लिकेटेड के साथ सवाल थोड़ा इंटरेस्टिंग भी होता है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे थोड़े से कॉम्प्लिकेशंस आने चाहिए ना सवाल के अंदर, अदरवाइज वही सेम चीज कर रहे हैं तो मजा थोड़ी आएगा। थोड़ा सा इंटरेस्टिंग सम था। चलिए आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 7 के देंगे, कहता है द एंगल ए बी सी एंड डी इन ऑर्डर एंड साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल आर, यहाँ में गिवन है, फाइंड देयर मेजर्स इन द सेम ऑर्डर, इनकी मेजर्स निकालनी है सेम ऑर्डर में। तो बच्चों सबसे पहले तो एंगल देखते हैं। एंगल ए हमारे पास गिवन है 2x प्लस वाई, एंगल बी हमारे पास गिवन है ट्वाइस ऑफ x प्लस वाई, एंगल सी हमारे पास गिवन है 3x प्लस 2y, एंगल डी हमारे पास गिवन है 4x माइनस 2y। क्योंकि एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल को समझते हैं पहले। ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिनके ऑपोजिट एंगल्स को अगर हम ऐड करें तो 180 डिग्री होता है, यही सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है इसकी। यानी कि एंगल ए प्लस सी एंगल हम करते हैं तो हमारे पास 180 डिग्री आएगा। एंगल ए कितना है 2x प्लस वाई है, और सी एंगल है 3x प्लस 2y, यानी इन दोनों को ऐड करें 180 डिग्री आना चाहिए। तो 3 और 2 हो गया 5, और 2y और y हो गया 3y इज इक्वल टू हो गया 180। ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन आ गई। चलें दूसरी इक्वेशन बनेगी जब हम b और d एंगल को ऐड करते हैं, यानी b प्लस एंगल d बराबर हो जाएगा 180 डिग्री। एंगल b हो गया हमारे पास ट्वाइस ऑफ x प्लस वाई, और d एंगल हो गया हमारे पास 4x माइनस 2y।
बराबर है 180 डिग्री। ठीक है जी, तो ये हो गया। सॉल्व करते हैं। ये हो जाएगा हमारे पास 2x प्लस 2y प्लस में 4x माइनस 2y इज इक्वल टू 180। तो बच्चों आप लोगों को क्लियर हुआ है, ABCD एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, इसका मतलब ये हुआ कि ऑपोजिट एंगल्स का सम हमेशा ही 180 डिग्री होता है। तो पहली इक्वेशन बनाई हमने, जब हम A और C को एक दूसरे को ऑपोजिट लेंगे, यानी एंगल A प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री हो गया। आप एंगल A की जगह 2x और एंगल C की जगह 3x प्लस 2y रखेंगे, दोनों को सॉल्व करेंगे, हमारे पास एक इक्वेशन आ जाएगी। इसी तरह से हम एंगल B प्लस एंगल D इज इक्वल टू 180 डिग्री लेंगे, एंगल B की जगह हम ट्वाइस ऑफ x प्लस वाई रखेंगे और एंगल D की जगह 4x माइनस 2y लिखेंगे, दोनों को सॉल्व करेंगे, हमारे पास एक दूसरी इक्वेशन आएगी। तो सॉल्व करते हैं इसे। 2x प्लस 4x कितना होता है 6x, 2y से 2y कैंसिल, ये तो और अच्छा हो गया, यानी कि 6 18 30 डिग्री आ गया, x इज इक्वल टू 30 आ गया। इस x की वैल्यू को हम किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर देते हैं, मान लीजिए फर्स्ट में ही कर देते हैं, पुट इन इक्वेशन 1 फर्स्ट में कर देते हैं। फर्स्ट में करेंगे तो हमारे पास आएगा 5x की वैल्यू 30 थी प्लस में 3y इज इक्वल टू 180, तो 5 दिया 15 150 डिग्री हो गया, 3y इज इक्वल टू 180, तो 3y इज इक्वल टू 180 माइनस में 150 आ गया हमारे पास 30, तो y की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों 30/3 यानी आ गया 10, तो y आ गया हमारे पास 10 डिग्री। तो y हमारे पास 10 है, x हमारे पास 30 है। हमारे पास एंगल A कितना था, एंगल A हमारे पास है 2x प्लस वाई, वैल्यू पुट कर दीजिए, 2x की जगह 30 और y की जगह 10, तो कितना हुआ बच्चों, ये हो गया 60 प्लस 10 यानी कि 70 डिग्री। एंगल A हमारा आया 70 डिग्री। चलें एंगल B निकालते हैं, ट्वाइस ऑफ x प्लस वाई, x कितना है 30 और y हमारे पास 10 है, यानी 40 डिग्री, 42 जा 80, एंगल B आ गया हमारे पास 80 डिग्री। चलिए बच्चों C एंगल निकालते हैं, एंगल C हमारे पास है 3x प्लस 2y, 3x की जगह 30 और y की जगह 10, 3 3 9 90 और 2 20, 110 डिग्री आ गया, एंगल C आ गया 110 डिग्री। आप खुद देखें दोनों को ऐड करके 180 आ रहा है कि नहीं आ रहा, आ रहा है ना, इसका मतलब हमारा आंसर ठीक है। एंगल D निकाल लेते हैं, चलिए एंगल D है 4x माइनस 2y, 4x की जगह 30 माइनस 2y की जगह हमारे पास आएगा 10, 120 माइनस 20 यानी 100 डिग्री आ गया, एंगल D आ गया हमारे पास 100 डिग्री। अब आप ये देखें ये दोनों भी ऐड करके 180 डिग्री आ रहे हैं, तो ऑप्शन हमारे पास है बी ऑप्शन हमारे पास बिल्कुल सही है, यानी कि बी इज द करेक्ट आंसर। तो चलें बच्चों स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप इसका। चलिए बच्चों ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 7। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है द सम ऑफ द स्पीड ऑफ अ बोट इन स्टिल वाटर एंड स्पीड ऑफ करंट इज 10 किलोमीटर पर आवर। अच्छा क्वेश्चन नंबर 8, स्पीड ऑफ बोट, let the speed of boat is equal to x kilometer per hour. Speed of current is equal to y किलोमीटर पर आवर। मतलब समझते हैं, एक होती है बोट, बोट जब चलती है तो बच्चे चलती है धारा के ऊपर,
यानी वाटर के ऊपर। ठीक है, तो हमने मान लिया कि जो धारा की स्पीड है वो y किलोमीटर पर आवर है और जो बोट की स्पीड है वो x किलोमीटर पर आवर। अब ये भी दो तरीके से होती है। पहला, जैसा कि मैंने एरोस के अकॉर्डिंग दिखाया है कि धारा यानी करंट जो है वो इस डायरेक्शन में जा रहा है और बोट भी हमारी इसी डायरेक्शन में जा रही है। इस सिचुएशन को हम बोलते हैं डाउनस्ट्रीम। क्या बोलते हैं? डाउनस्ट्रीम, यानी स्पीड ऑफ बोट इन डाउनस्ट्रीम इज इक्वल टू x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर। यानी कि स्पीड ऑफ बोट इन डाउनस्ट्रीम यानी कि धारा की दिशा में जो बोट है उसकी स्पीड हमारी हो जाएगी x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर। लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि हमें हमारी बोट, हमारी जो स्ट्रीम है वो इस डायरेक्शन में है मगर हमारी बोट उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में है। इसको बोलते हैं अप स्ट्रीम। ठीक है, अप स्ट्रीम। स्पीड ऑफ बोट इन अप स्ट्रीम, अप स्ट्रीम में स्पीड ऑफ बोट हो जाएगी x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर। ठीक है, यानी कि बोट इस डायरेक्शन में जा रही है तो स्ट्रीम हमारी इस डायरेक्शन में जा रही है तो बोट हमारी उसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रही है। इस तरह से जो स्पीड हो जाएगी वो हमारी हमेशा बोट की स्पीड में से लहरों की जो स्पीड है यानी स्ट्रीम की जो स्पीड है वो माइनस हो जाएगी। तो मुझे लगता है ये छोटे छोटे दो कंसेप्ट हैं वो समझ आए होंगे। अब डाउन स्ट्रीम मतलब जिस डायरेक्शन में हमारी बोट चल रही है उसी डायरेक्शन में स्ट्रीम चल रही है, यानी स्ट्रीम इस डायरेक्शन में है तो हमारी जो बोट है वो भी इस ही डायरेक्शन में है। ठीक है, इसे हम बोलेंगे डाउन स्ट्रीम। और जब हमारी स्ट्रीम इस डायरेक्शन में है, बोट हमारी ऑपोजिट डायरेक्शन में, हम इसे बोलेंगे अप स्ट्रीम। ठीक है, इसे बोलेंगे डाउन स्ट्रीम। अगर इतना समझ आया है तो हम आगे चलते हैं बच्चों, क्योंकि इस टॉपिक का सबसे सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये इस क्वेश्चन का। अगर यही नहीं समझ आएगा तो आपको कुछ नहीं समझ आएगा। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं। कहता है द सम ऑफ द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर एंड स्पीड ऑफ करंट इज 10 किलोमीटर पर आवर। यानी स्पीड ऑफ बोट हमारी है x और स्पीड ऑफ करंट हमारा y है, दोनों कुल मिलाकर 10 किलोमीटर पर आवर। ठीक है जी। If the boat takes 40% of the time to travel downstream when compared to the upstream, मान लेते हैं डिस्टेंस, लेट द डिस्टेंस इज इक्वल टू z किलोमीटर। z किलोमीटर है हमारा डिस्टेंस। वो कहता है कि जो जो समय उसे डाउन स्ट्रीम में लगता है वो अप स्ट्रीम के मुकाबले 40% है बस। यानी कि अगर अपस्ट्रीम में, जाहिर सी बात है, अपस्ट्रीम मतलब होता है कि जो लहरें चल रही हैं, जो स्ट्रीम चल रही है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में चलेंगे तो हमेशा ही हमें ज़्यादा काम करना पड़ेगा, ज़्यादा टाइम लगेगा सेम डिस्टेंस को ट्रेवल करने। और अगर हम हमारी जो लहरें जिस डायरेक्शन में जा रही है उसी डायरेक्शन में हमारी बोट चल रही है तो हमें कम टाइम लगेगा। तो यही कहता है कि डाउन स्ट्रीम में 40% टाइम लगता है अपस्ट्रीम के मुकाबले। तो टाइम इन टाइम टेकन टू कवर z किलोमीटर इन अपस्ट्रीम। अपस्ट्रीम में कितना टाइम लगा उसे? टाइम लगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस है z और स्पीड कितनी है हमारे पास? अपस्ट्रीम में है x माइनस वाई। इतना टाइम लगा भाई उसे। टाइम टेकन टू कवर z किलोमीटर इन डाउनस्ट्रीम। अब ये भी समस्या है कि बच्चों को ये नहीं समझ आया था कि सर एकदम से ये फॉर्मूला कहाँ से लिखा आपने। तो देखो बच्चों, ये होता है स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम। अगर टाइम निकालना है तो इन दोनों को इंटरचेंज कर दो।
तो टाइम ऊपर चला जाएगा और स्पीड नीचे आ जाएगी। तो देखो डिस्टेंस हमारा z है और स्पीड हमारी x माइनस वाई और x प्लस वाई। उसमें अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या कहता है कि डाउन स्ट्रीम में जो टाइम लगता है वो 40% होता है अप स्ट्रीम में जो टाइम लगता है। इससे कैंसिल, इस z से ये z कैंसिल। एक काम करते हैं बच्चों, 10 को अंदर मल्टीप्लाई करके इधर और इधर मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ये हो जाएगा 10 ऑफ x माइनस वाई इज इक्वल टू 4 टाइम्स x प्लस वाई, 10x माइनस 10y इज इक्वल टू 4x प्लस 4y। सब एक साइड ले आइए। हमारे पास आएगा बच्चों 10 माइनस 4 माइनस 10y माइनस 4y इज इक्वल टू 0। 10 में से 4 गए 6x बचे माइनस 14y इज इक्वल टू 0। ठीक है, और एक हमारा था x प्लस वाई इज इक्वल टू 10। तो हम एक काम करते हैं, x की वैल्यू इधर से निकाल लेते हैं 10 माइनस वाई, ये हमारी इक्वेशन 1 ले लेते हैं और इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं। 6 इंटू 10 माइनस वाई माइनस 14y इज इक्वल टू 0। ये हमारा आ गया फ्रॉम इक्वेशन 1। हमने फर्स्ट इक्वेशन से इसको ले लिया। ठीक है, चलें इसको मिटाते हैं। इसको अंदर मल्टीप्लाई करें तो हो जाएगा 60 माइनस 6y माइनस 14y इज इक्वल टू 0। 14 और 6 होते हैं 20। तो एक काम करते हैं, 60 को इधर ही रहने देते हैं, 20 को उधर ले जाते हैं तो पॉजिटिव हो जाएगा। माइनस 20 है ना, उधर ले जाएंगे तो प्लस 20 हो जाएगा, यानी कि y इज इक्वल टू हो जाएगा 60 अपॉन में 20। y हो गया हमारा 3 किलोमीटर पर आवर। y की वैल्यू अगर हम फर्स्ट में पुट कर दें तो पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1, तो हमारे पास आएगा x इज इक्वल टू 10 माइनस 3 यानी 7 किलोमीटर पर आवर। तो बच्चों x आ गया हमारा 7, यानी कि बोट की स्पीड आ गई हमारे 7। स्पीड ऑफ बोट 7 किलोमीटर पर आवर आ गया। स्पीड ऑफ स्ट्रीम हमारा 3 किलोमीटर पर आवर। हमसे पूछा गया था the sum of the speed of boat in still water and the speed of current is 10 km per hour if the boat takes 40% of the time to travel downstream when compared to the upstream, then finds the difference of speed of boat when traveling upstream and downstream। हमें डिफरेंस निकालना है स्पीड ऑफ बोट का। ये लिखा है फाइंड द डिफरेंस ऑफ स्पीड्स ऑफ बोट व्हेन ट्रैवलिंग अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम। तो स्पीड ऑफ बोट इन अपस्ट्रीम, अपस्ट्रीम में कितनी हो जाएगी भाई स्पीड? अपस्ट्रीम होती है x माइनस वाई यानी कि 7 माइनस 3 यानी 4, और डाउनस्ट्रीम में हो जाएगा हमारा x प्लस वाई यानी 7 प्लस 3 यानी 10, और इनका डिफरेंस इनका हो जाएगा भाई 10 माइनस 4 यानी कि 6 किलोमीटर पर आवर। ये आ गया हमारा डिफरेंस। तो बच्चों बी इसका ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। आप देखेंगे बी ऑप्शन इसका पूरी तरह से करेक्ट है। ठीक है, हमारा बी ऑप्शन पूरी तरह से करेक्ट है। ठीक है, एक बार समझते हैं
हमें बोट की स्पीड हमने x किलोमीटर पर आवर ली, स्ट्रीम की स्पीड हमने करंट या फिर स्ट्रीम लिख सकते हैं सर, स्ट्रीम की स्पीड हमने y किलोमीटर पर आवर ली है। डाउन स्ट्रीम मतलब जब बोट यानी करंट ये है और बोट हमारा ये है, ये दोनों ही सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, इसे डाउन स्ट्रीम कहेंगे। अपस्ट्रीम मतलब ये बोट है, ये इस डायरेक्शन में ही बह रही है, लेकिन हमारी बोट जो वो इस डायरेक्शन में चलने की कोशिश कर रही है, तो इसे हम अपस्ट्रीम कहेंगे। डिस्टेंस हमने थोड़ी देर के लिए अज्यूम किया कि z डिस्टेंस उसने ट्रैवल किया है। एज पर क्वेश्चन ये हमें गिवन था कि दोनों की स्पीड को ऐड करें 10 किलोमीटर पर आवर आ जाता है, तो हमने ले लिया। टाइम हमारा होता है बच्चों स्पीड डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो हमने वही निकाला। डिस्टेंस अपॉन स्पीड हमने अपस्ट्रीम में निकाला और डिस्टेंस अपॉन स्पीड हमने डाउन स्ट्रीम में निकाला। क्वेश्चन कहता है कि जो डाउन स्ट्रीम है उसमें केवल 40% टाइम लगता है अपस्ट्रीम का। ये टाइम था अपस्ट्रीम और ये था डाउन स्ट्रीम। डाउन स्ट्रीम बराबर 40% ऑफ अपस्ट्रीम हो गया। हमने क्रॉस मल्टीप्लाई किया, हमारे पास आ गया ये। इसको हमने सॉल्व किया तो हमारे पास आता है 60 बराबर 20y और y की वैल्यू हमारे पास आ गई 3 किलोमीटर पर आवर। और y हमने क्या ले रखा था, स्पीड ऑफ स्ट्रीम था। जब हमने इसे पहली इक्वेशन में पुट किया तो हमें मिला कि x बराबर 7 किलोमीटर पर आवर आ गया, यानी कि बोट की स्पीड हमारी 7 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से, यानी बोट हमारी 7 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही है। स्पीड ऑफ बोट हमारी आ गई 7 और स्ट्रीम आ गई 3। यहाँ तक क्वेश्चन हमारा बिल्कुल क्लियर है। इसके आगे हमें बस जो क्वेश्चन में कहा है वो फाइंड करना है। उसने कहा था अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम का जो डिफरेंस है वो निकालना है। अप स्ट्रीम में जो स्पीड थी बोट की वो 4 किलोमीटर पर आवर आ गई और डाउन स्ट्रीम में जो बोट की स्पीड थी वो 10 आ गई। दोनों को माइनस कर दिया, 6 आ गया, यानी 6 किलोमीटर पर आवर इज द डिफरेंस बिटवीन अप स्ट्रीम एंड डाउन स्ट्रीम। तो बच्चों आई होप आपको क्लियर हुआ होगा ये क्वेश्चन नंबर 8। तो चलिए, ये हमारा बी ऑप्शन सही था। स्क्रीनशॉट ले लीजिए बच्चों। चल नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9। नाइन्थ क्वेश्चन कहता है द ग्राफ ऑफ x इज इक्वल टू a where a is constant is perpendicular to। ए ऑप्शन हमारे पास है x एक्सिस, बी ऑप्शन हमारे पास है y एक्सिस और सी ऑप्शन हमारे पास है लाइन y माइनस एक्स, डी ऑप्शन हमारे पास है x प्लस वाई इज इक्वल टू 0। इन दोनों लाइन के परपेंडिकुलर है या इन दोनों के परपेंडिकुलर है? तो बच्चों बता, एक काम करते हैं, ग्राफ बनाकर देखते हैं थोड़ा सा। x इज इक्वल टू ए मान लीजिए ये है, तो हमेशा ग्राफ ऐसे जाएगा। जाहिर सी बात है परपेंडिकुलर किसके हुआ, x एक्सिस के ही हुआ। ये हमारा y है तो किसके परपेंडिकुलर हुआ, x एक्सिस के, यानी हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। चलो बच्चों देर नहीं करते हुए क्वेश्चन नंबर 10 ट्राई करते हैं। हम एक काम करते हैं, पहले इसको इरेज करते हैं। थोड़े थोड़े डिफिकल्ट क्वेश्चन के साथ इजी ले लेना चाहिए, तो ऐसा हौसला बना रहता है कि हमें भी क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द सिस्टम ऑफ इक्वेशन
-3 है ये, 6x प्लस के वाई प्लस 7 इज इक्वल टू 0 हैज नो सॉल्यूशन, यानी कि k की किस वैल्यू के लिए इनके नो सॉल्यूशंस हैं। तो फॉर नो सॉल्यूशन में होता है a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2 बराबर नहीं होता c1 अपॉन c2। a1 अपॉन a2 मतलब 1 अपॉन 6 2 अपॉन k बराबर नहीं है -3 अपॉन 7 के। एक काम करते हैं, इन दोनों को सॉल्व करते हैं। 1 अपॉन 6 बराबर 2 अपॉन k, तो k इज इक्वल टू हो जाएगा 12। एक बार इन दोनों को भी सॉल्व कर लेते हैं, देखते हैं क्या आता है। -3k, ठीक है। k इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा 14 अपॉन में -3, तो k की वैल्यू हमारे पास नॉट इक्वल टू आ गई 14 अपॉन -3। जैसा कि हम ऑप्शन में देख पा रहे हैं, तो k की वैल्यू हमारे पास 12 है। यस, ए इज द करेक्ट ऑप्शन। हमारे पास जो ए करेक्ट आंसर है वो बिल्कुल ठीक है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए बच्चों। चलो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 11 को ट्राई करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, तो क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है? कहता है क्वेश्चन नंबर 11, द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द सिस्टम ऑफ इक्वेशन x प्लस ky, क्वेश्चन नंबर 11, x प्लस ky इज इक्वल टू 3, 11x minus 77y is equal to 87 हैज यूनिक सॉल्यूशन, यानी कि यूनिक सॉल्यूशन k की किस वैल्यू के लिए इन दोनों इक्वेशंस के यूनिक सॉल्यूशन। क्योंकि ये फॉर यूनिक सॉल्यूशन, आई गेस आप लोगों को पता होगा बच्चों यूनिक सॉल्यूशन में क्या कंडीशन होती है। तो यूनिक सॉल्यूशन a1 अपॉन a2 बराबर नहीं होता b1 अपॉन b2 पे। a1 अपॉन a2 मतलब 1 अपॉन 11 बराबर नहीं होता k अपॉन -77। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो -77 अपॉन में 11 इज नॉट इक्वल टू k, 11 7 77, k इज नॉट इक्वल टू -7। ये हमारे पास आ जाती है k की वो वैल्यू जो वैल्यू नहीं होनी चाहिए k की, क्योंकि अगर ये वैल्यू होगी k की तो यूनिक सॉल्यूशन नहीं रहेंगे। तो बेसिकली k की वैल्यू नहीं होनी चाहिए -7 के बराबर, यानी बी हमारा ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। अगर k की वैल्यू -7 हो जाएगी तो इसके यूनिक सॉल्यूशन नहीं होंगे। तो चलिए आप बेटा नोट करिए क्वेश्चन नंबर 11 को, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 12 कहता है इफ द पेयर ऑफ इक्वेशन प्लस 15y इज इक्वल टू 3, 65x प्लस 3y is equal to 6 do not have any solution, which of the following is true? Do not have any solution मतलब कि equations have no solution। तो for no solution no solution क्या होगा? a1 अपॉन a2 बराबर होता है b1 अपॉन b2 के, लेकिन बराबर नहीं होता c1 अपॉन c2 के। तो a1 हो जाएगा 13 अपॉन 65, b1 हो जाएगा 15 अपॉन k बराबर नहीं है 3 अपॉन 6। एक काम करते हैं, इन दोनों को इक्वल रख लेते हैं, 13 पंजे 65, 1/5 बराबर हो जाएगा 15 अपॉन k इज इक्वल टू 75।
और दूसरा रखते हैं 15/k इज नॉट इक्वल टू 3 1 3 2 6 यानी 1/2 k इज नॉट इक्वल टू 15। दो वैल्यूज आ गई, k की वैल्यू 15 नहीं होनी चाहिए और k की वैल्यू 75 होनी चाहिए। तो हमारे पास बी ऑप्शन में गिवन है कि k की वैल्यू 75 होनी चाहिए, तो यही आंसर करेक्ट है, यानी बी इज द करेक्ट आंसर। चले बच्चों नोट करें, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 पे पहुंचते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है? रमेश हैज सम काउज एंड सम पैरट्स। रमेश के पास कुछ गाय और कुछ तोते हैं। इन हिज शेड द टोटल नंबर ऑफ लेग्स इज 130। कुल मिलाकर जो टांगे हैं वो 130 हैं। एंड द टोटल नंबर ऑफ हेड्स इज 40, और कुल मिलाकर जो सर हैं वो 40 हैं। फाइंड द नंबर ऑफ काउज इन द शेड। तो शेड में नंबर ऑफ काउज कितनी है? लेट कर लेते हैं, लेट द नंबर ऑफ काउज इज इक्वल टू एक्स एंड नंबर ऑफ क्या दे रखा है, पैरेट, इज इक्वल टू वाई। तो नंबर ऑफ पैरेट्स हमारे पास वाई है और नंबर ऑफ काउज हमारे पास एक्स है। कहता है नंबर ऑफ हेड्स, जो टोटल हेड है वो 40 है। तो भाई चाहे वो काउ है चाहे पैरेट है, दोनों में एक ही सर होता है। तो इसका मतलब काउ के जो सर हैं और पैरेट के जो सर है, मतलब काउ और पैरेट कुल मिलाकर 40 हो जाएंगे, क्योंकि दोनों के सर जो है वो कुल मिलाकर 40 हैं। फिर अगला कहता है कि नंबर ऑफ लेग्स इज 130। टोटल नंबर ऑफ लेग्स जो है 130 है। काउ की लेग्स 4 होती हैं, 4 इंटू एक्स इतनी लेग्स तो काउ की हो गई, और पैरेट की लेग्स 2 होती हैं, यानी 2 इंटू वाई इतनी ही पैरेट की लेग्स हो गई। कुल मिलाकर 130 के बराबर हो जाएगा। अगर हम देखें तो इसे ये इक्वेशन 2 से डिवाइड हो रही है, यानी 2x प्लस 1y इज इक्वल टू 6 दूनी 12 और 5 दूनी 10, 65 आ गया। इट इज इक्वेशन 2 और इट इज इक्वेशन 1। सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड 2, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 40 और 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 65। सॉल्व कर दीजिए, माइनस 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 ये दोनों कैंसिल, माइनस एक्स इज इक्वल टू -25, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई 25, और x क्या था, काउस की संख्या थी। ठीक है, तो हमें काउस ही निकालनी है, हमें पैरेट तो उसने पूछा नहीं है। अगर हमसे पैरेट भी पूछा होता तो हम इस x की वैल्यू को निकालकर किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर देते हैं, हमारे पास पैरेट की संख्या आ जाएगी। इसमें एक ऑप्शन है सी, सी ऑप्शन आपको दे रखा है 25, यानी कि सी ऑप्शन ही हमारा करेक्ट ऑप्शन है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए बच्चों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट करते हैं, 13 था हमारा, क्वेश्चन नंबर 14 पे पहुंचते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, the sum of successors of two numbers is 40 and the difference of their predecessors is 8. Find the number. Let the numbers are x and y. एक नंबर x और दूसरा नंबर y है। कहता है the sum of their successors, तो सक्सेसर क्या हो जाएंगे, x प्लस 1 हो जाएगा और दूसरा हो जाएगा y प्लस 1, दोनों के सक्सेसर ये हो गए। और ये कितने किसके बराबर है, इसका सम 40 के बराबर। और इनसे कम एक संख्या का, यानी x माइनस 1 और y माइनस 1, ये जो हमारे पास है x माइनस 1 और y माइनस 1, ये हमारे पास है 8। सक्सेसर्स का सम और प्रीडिसेसर्स का सम ये है। ठीक है, तो ये हो जाएगा x और x 2x, 1 और 1 2, सॉरी x x नहीं, x प्लस वाई
इज इक्वल टू 2 उधर माइनस कर दीजिए तो 38 बचेगा। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन। तो x माइनस वन माइनस वाई प्लस वन इज इक्वल टू 8। इससे कैंसिल, यानी x माइनस वाई इज इक्वल टू 8। दिस इज इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड तो जाएगा x प्लस वाई इज इक्वल टू 38, x माइनस वाई इज इक्वल टू 8। इससे कैंसिल, 2x इज इक्वल टू 38 और 8 कितना होता है 46। x बराबर हो गया 23। x की वैल्यू उठाकर हम किसी में रख देते हैं, पहली में रख देते हैं, फर्स्ट में। तो पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1। x प्लस वाई इज इक्वल टू 38, x कितना है 23, यानी 23 प्लस वाई 38। अब एक काम करते हैं, 38 ये माइनस हो जाएगा 23, कितना बचा 8 में से 3 गया 5 और 3 में से 2 गया 1, यानी y की वैल्यू आ गई 15। तो x आ गया हमारे पास 23 और y आ गया हमारे पास 15। तो ये ऑप्शन हमारा है बी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। तो बच्चों ये था आपका क्वेश्चन नंबर 14 इस वर्कशीट का। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। चलें क्वेश्चन नंबर 15 करते हैं। The area of rectangle decreases by 10 units if its length is lowered by 2 units and breadth is increased by 1 unit. If we increase the length by 1 unit, the breadth and the breadth decrease by 1 unit, the area decreases by 5 units. Find the dimensions of the rectangle. तो रेक्टेंगल आपको अगर याद हो तो कुछ इस तरीके का होता है। ये रेक्टेंगल है, ये इसकी लेंथ है, हम मान लेते हैं लेंथ x यूनिट है, और ये इसकी विड्थ है, मान लेते हैं y यूनिट है। लेट द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इज इक्वल टू x यूनिट्स एंड ब्रेथ इज इक्वल टू y यूनिट। एरिया कितना हो जाएगा, लेंथ इंटू ब्रेथ होता है, यानी कि एरिया हो जाएगा x। सिंपल है, एरिया हो जाएगा हमारा x इंटू वाई। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलते हैं। कहता है द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल डिक्रीजेस बाय 10 यूनिट्स इफ लेंथ इज लोअर्ड बाय 2 यूनिट्स। लेंथ को 2 यूनिट से घटा दिया जाए। ठीक है, एरिया तो मल्टीप्लाई करके निकलेगा ना लेंथ को ब्रेथ से। ठीक है, अगर लेंथ को हम 2 यूनिट घटा देते हैं और ब्रेथ इज इंक्रीज बाय 1 यूनिट, ब्रेथ को हम 1 यूनिट से बढ़ा देते हैं, तो एरिया जो है वो 10 यूनिट से कम हो जाता है। कम होने का मतलब है -10 कर देंगे। सॉल्व करते हैं इसको, x को y से मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स वाई प्लस एक्स माइनस 2y माइनस 2 बराबर है एक्स वाई माइनस 10। इस एक्स वाई से एक्स वाई कैंसिल, तो x माइनस 2y माइनस 2 उधर ले जाइए, -12 हो जाएगा। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है जी। इफ वी इंक्रीज द लेंथ बाय 1 यूनिट, अगर लेंथ को हम 1 यूनिट इंक्रीज कर दें एंड द ब्रेथ इन डिक्रीज बाय 1 यूनिट, और ब्रेथ को हम 1 यूनिट घटा दें, द एरिया डिक्रीजेस बाय 5 यूनिट्स, तो एरिया जो है वो 5 यूनिट कम हो जाएगा। फाइंड द डायमेंशंस ऑफ द रेक्टेंगल। रेक्टेंगल की डायमेंशन यानी एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी। सॉल्व करते हैं, चलिए। एक्स को वाई से मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स वाई, और -1 से तो -x प्लस वाई और -1 बराबर एक्स वाई माइनस वाई। इससे ये कैंसिल, तो आ गया हमारे पास आंसर
माइनस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू -5 प्लस में 1 यानी कि -4। ये हमारी सेकेंड इक्वेशन। सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड 2, फर्स्ट और 2 को सॉल्व कर दीजिए। फर्स्ट हुई थी हमारी x माइनस 2y इज इक्वल टू -12 और सेकेंड थी माइनस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू -4। ये तो दोनों कैंसिल। -2y प्लस वाई कितना होता है, -y होता है। 12 और 4 16 हो जाता है। माइनस से माइनस कैंसिल, y की वैल्यू आ गई 16, यानी हमारी ब्रेथ जो है वो 16 आ गई। अब पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1 के अंदर पुट कर दीजिए। x माइनस 2 इंटू वाई कितना है 16 -12, x बराबर हो जाएगा -12 और 16 दूनी 32, इधर जाके हो जाएगा एंड, आ गया 20, यानी x की वैल्यू आ गई 20, लेंथ आ गई 20 और ब्रेथ आ गई 16। लेंथ 20 और ब्रेथ आ गई 16। 32 में से 12, एक बार देख लेते हैं ऑप्शन। देखिए उसने कहा है लेंथ हमने x यूनिट मान ली, ब्रेथ हमने y यूनिट मान ली, एरिया हमारा xy आ गया। उसने कहा द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल डिक्रीजेस बाय 10 यूनिट, एरिया डिक्रीज हो जाता है 10 यूनिट्स इफ द इट्स लेंथ इज लोअर्ड बाय 2 यूनिट, लेंथ को 2 यूनिट घटा दिया जाए, एंड द ब्रेथ इज इंक्रीज्ड बाय 1 यूनिट, ब्रेथ को 1 यूनिट बढ़ा दिया जाए। तो x को करेंगे xy आ गया, x को 1 से किया x आ गया, -2y आ गया, -2 आ गया। ठीक है जी, x -2y और ये -2 उधर जाएगा तो +2 हो जाएगा और ये आएगा इक्वेशन ऐसे कि -10 +2 यानी -8 आएगी इक्वेशन। x -2y इज इक्वल टू -8 इक्वेशन आएगी, ये आएगा हमारा फर्स्ट। अगला कहता है इफ वी इंक्रीज द लेंथ बाय 1 यूनिट, लेंथ को 1 यूनिट इंक्रीज कर दें, एंड द ब्रेथ डिक्रीजेस बाय 1 यूनिट, और ब्रेथ को 1 यूनिट डिक्रीज कर दें, द एरिया डिक्रीजेस बाय 5 यूनिट, तो एरिया जो 5 यूनिट डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, x को y से करेंगे xy और -x और +y और -1, -1 उधर जाएगा +1 हो जाएगा, यानी -x + y इज इक्वल टू -4। ठीक है, अब सॉल्व करते हैं। ये बच्चों था हमारे -8 था, ये 8 और 4 12, यानी कि y आ गया हमारे पास 12 और y की वैल्यू हम जब रखेंगे 12 तो 12 दूनी हो जाएगा 24, यहाँ आके प्लस हो जाएगा 24। तो और x की वैल्यू यहाँ पर 12 ना होकर क्या थी 8 थी, तो 16 आ जाएगा आंसर। बच्चों इसका जो आंसर है हमारे पास बी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है इसका। ठीक है, तो आंसर है हमारा 16 और 12, लेंथ हमारी है 16 और ब्रेथ हमारी है 12, तो ये आंसर हमारा बिल्कुल करेक्ट है। तो आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। चलिए बच्चों, आज की क्लास में हमने अपनी वर्कशीट के 15 क्वेश्चंस को डिस्कस किया है। इसमें 5 क्वेश्चंस आप लोगों के लिए होमवर्क है। आप एक बार घर पे बैठें, उन 5 क्वेश्चंस को ट्राई करें सॉल्व करने का, और आंसर्स को आप चाहे अपलोड कर सकते हैं या फिर आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। और अगर आपको उन 5 क्वेश्चन में प्रॉब्लम आती है, नहीं सॉल्व हो पाते हैं, तो उन 5 क्वेश्चन के लिए मैं आपके कहने पर एक वीडियो बना दूंगा 5 क्वेश्चन की, आप देख लीजिएगा। तो चलिए, आप अपना पूरा ख्याल रखिएगा, अच्छे से ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय जय श्री राधे।